चलिए फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 जिसमें इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत से बातें की हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख कर आइए। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ओके, सो यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और जूल्स लॉ ये कुछ इस तरह बताता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, heat is directly proportional to resistance of given circuit, और heat is directly proportional to time for which the current flows through the conductor। यानी कि देखिए, सपोज कुछ हाँ, ये हमारा एक वायर है, समझ लीजिए आप। सो देखिए, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि अगर करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। सो दैट हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, इसलिए ये क्योंकि ये जूल ने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्चुअली स्क्वायर के करीब थी, इसीलिए जूल ने एक्सपेरिमेंटली हीट को आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल कह दिया। और रेजिस्टेंस, देखिए अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी सर्किट में बढ़ेगा। देखिए, हाँ, सो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले स्लाइड में, जब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये हीट प्रोड्यूस क्यों होता है। देखिए, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी, सो सपोज, यानी कि ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये हमारे न्यूक्लियस है। ओके, सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, आप समझ लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको फ्लो करने में कठिनाई हो रही है, यानी कि वो एक दूसरे से बार बार टकरा रहे हैं, या फिर इसका एरिया कम है इसलिए वो बार बार इससे टकरा रहे हैं वाल्स से। सो इसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। आप एक काम कीजिए, आप क्लैप करना शुरू कीजिए और थोड़ी देर में आपको ये लगेगा कि आपके हाथ गर्म हो रहे हैं। सो बिल्कुल ही सिमिलर फिनोमिना यहाँ पर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे होते हैं एटम्स को तो वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। और ये देखिए, थर्ड जो कहता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, यानी कि अगर थोड़ी ही समय के लिए करंट फ्लो कर रहा है, हाँ, देखिए ये एक वायर है और इसमें करंट कुछ बस इतना ही, सो इतने समय तक ही ट्रैवल करना है, यानी कुछ 2 सेकेंड्स तक ही ट्रैवल कर रही है। सो यानी कि 2 सेकेंड तक उसे रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी कि उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर मैं करंट की टाइम को बढ़ा दूँ कंडक्टर में फ़्लो के लिए कुछ और 2 सेकेंड ऐड करके, तो अब करंट को 4 सेकेंड तक रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, यानी आप ये समझ सकते हैं कि हीट इस केस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो सिमिलरली आप अगर ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। सो यही सिमिलर फिनोमिना चल रहा होता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि H इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, जो इनके नाम पर दिया गया है। सो heat is directly proportional to I square, heat is directly proportional to resistance,
और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। सो देखिए, इसी को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। देखिए, H इज इक्वल्स टू, सॉरी एक मिनट, हाँ, सो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमने पिछले स्लाइड में देख लिया है ना। यानी कि H इज इक्वल्स टू आई आर आई टी, ये आई और ये आई ये मिलकर हो जाएगा आई स्क्वायर और ये आर टी, यानी कि इसी को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब ओम्स लॉ में हमने देखा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पर आई आर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ V, सो इसीलिए V आई टी ये एक फार्मूला बन जाता है हीट का। और एक और फार्मूला बन सकता है हीट का, देखिए, हाँ, वो है H इज इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाई आर इंटू टी। ओके, सो ये तीन फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये किस प्रकार आया, देखिए H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो हमें मालूम है। सो H इज इक्वल्स टू हम आई स्क्वायर आर स्क्वायर यानी आई आर का होल स्क्वायर अपॉन में आर ले सकते हैं इंटू टी, इसे हम लिख लेते हैं इस तरह, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर, सो इसकी जगह हमने V डाल दिया और ये फार्मूला। सो टोटली हमारे पास हीट के लिए तीन फार्मूला निकल कर आते हैं, वो है, एक मिनट, हाँ, सो पहला फार्मूला है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। नेक्स्ट है H इज इक्वल्स टू वी आई टी। H इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। सो अब मैं आपको हीट का एक क्लियर एनालॉजी देता हूँ। देखिए, हाँ, ये एक सर्किट है और हाँ, यहाँ पर समझिए कुछ 3 एम्पियर्स का करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर्स, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच कुछ समझिए 5 वोल्ट्स का है। ओके, 5 वोल्ट्स, यानी कि हमने पिछले वीडियोस में कवर किया था 5 वोल्ट इज़ नथिंग बट 5 जूल्स पर कूलम, जूल्स पर कूलम है ना। 5 वोल्ट यानी 5 जूल्स पर कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज पर 5 जूल का वर्क करना पड़ता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए। यानी कि बैटरी के इस एंड से इस एंड तक जाने के लिए एक चार्ज को 5 जूल्स का एनर्जी देना पड़ेगा बल्ब को। सो यानी कि इतना एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा, यानी कि इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा बल्ब में। सो क्योंकि यहाँ पर 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एम्पियर इसको हमने देख लिया था, दैट इज़ 3 कूलम पर सेकेंड, है ना। सो यानी कि 1 सेकेंड में 3 कूलम के चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस सर्किट में। 1 कूलम के लिए 5, ये तो अपना सिंपल यूनिटरी मेथड है। 1 कूलम के लिए 5 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, यानी इतनी एनर्जी स्पेंड हो रही है। तो 3 कूलम चार्ज के लिए कितना, ये तो हम आराम से ढूंढ लेंगे, वो हो जाएगा 5 × 3। और तो ये इतना एनर्जी 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। अगर इस सर्किट में उतना ही करंट कुछ 2 सेकेंड के लिए फ्लो होता तो वो हो जाता और ज़्यादा ×2, सपोज़ 2 सेकेंड के लिए तो ×2, 3 सेकेंड के लिए तो ×3। ओके, तो हमने क्या किया, हमने पहले ये 3 एम्पियर, ये हमारा 5 एम्पियर है ना। सो हमने 5 वोल्ट, सो हमने किया V × I, उसके बाद हमने देखा कि टोटल एनर्जी के लिए हमें T मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो दिस इज़ अवर टोटल एनर्जी। आई होप ये क्लियर हो गया है। सो टोटल एनर्जी इज़ नथिंग बट कि एक चार्ज नहीं,
करंट यानी जितने भी कूलम्ब का चार्ज है उसे एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए बल्ब के या फिर किसी भी चीज़ हो सकती है इधर कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, दैट इज़ आवर एनर्जी। लेकिन आगे हम पावर के बारे में भी पढ़ने वाला है, जो 1 सेकेंड में कितना एनर्जी स्पेंड हुआ वो होता है। सो इसीलिए हमें ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में जितने सेकंड तक करंट फ्लो करेगा उतने सेकंड को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो ये ध्यान में रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हम डेली लाइफ में कुछ बल्ब और आयरन्स और ये है हमारा फ्यूज़। ओके, सो इन सभी में हीटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये है हमारा फिलामेंट, ये हमारा फिलामेंट ये बना हुआ होता है टंगस्टन से। टंगस्टन को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। सो टंगस्टन फिलामेंट है ये। सो दिस इज़ आवर टंगस्टन फिलामेंट। तो टंगस्टन फिलामेंट की एक ख़ास बात है। देखिए क्यों हम बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं। देखिए टंगस्टन फिलामेंट की बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट कुछ करीब करीब 3380 डिग्री सेल्सियस है। ओके, सो मे बी दिस मच होगा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट। सो अब आप देख सकते हैं इतने हाई मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगर हीट एंटर करेगी सो क्या ये टंगस्टन पिघल जाएगा? नहीं, ये नहीं पिघलेगा, बल्कि उस हीट एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी में। इसीलिए हमें बल्ब में ग्लो मिलता है। अगर दूसरे मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो वो तो पिघल ही जाता, यानी कि हमें कोई भी लाइट नहीं मिलता। इसीलिए हम बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए आयरन का जो ये प्लेट होता है नीचे का, यानी कि ये वाला प्लेट, ये प्लेट एक एलॉय से बना हुआ होता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन्स में भी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बात आती है फ्यूज़ की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है जो हम इस्तेमाल कर आजकल तो हम एमसीबीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज़्म सिमिलर होता है फ्यूज़ के। इसीलिए हमें फ्यूज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप फ्यूज़ में यहाँ पर एक वायर देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट एक मेटल, मे बी टिन, शायद यूजुअली तो ये टिन का ही होता है। सो इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट। सो अब लो मेल्टिंग पॉइंट से हमें क्या फ़ायदा है ना। देखिए आपको ये तो पता ही होगा, एक मिनट, हाँ। सो देखिए आपको ये पता है कि फ्यूज़ जब भी हाई करंट हमारे घर में आता है तो उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है। देखेंगे कैसे। ये वायर, ये हमारा फ्यूज़। सो ये फ्यूज़ का वो वायर है जो उधर हमने देखा था, और उसके बाद ये वायर कंटिन्यू होगा और ये पूरे घर में सप्लाई देगा। ओके, उससे पहले यहाँ पर एक मीटर भी होगा जो रीडिंग देगा। ओके, सो देखिए ये हमारा फ्यूज़ है। तो फ्यूज़ की ओर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, एक मिनट, हाँ। सो ये है हमारा फ्यूज़, हाँ। सो ये है हमारा फ्यूज़ का वो वायर जो टिन का बना हुआ होता है यूजुअली, और जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए जब हाई वोल्टेज करंट आती है घर को, सो ये ज़्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था वोल्टेज ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, करंट ज़्यादा तो हीट भी ज़्यादा। सो क्योंकि
हीट ज़्यादा होगा यानी कि ये मेल्ट कर जाएगा। और आप एक बार सोच कर देख सकते हैं, अगर ये वायर मेल्ट होगा, अगर ये वायर मेल्ट होगा तो कुछ कनेक्शन टूट जाएगा और ये मेल्ट होकर यहाँ पर गिर जाएगा, है ना। सो ये कनेक्शन टूटने के बाद क्या करंट आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। हमने देखा था कि अगर सर्किट कंप्लीट है तभी करंट फ्लो करेगी। अगर कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी गैप हो या फिर कोई क्रैक या फिर कोई भी डिसकनेक्शन हो तो वो फ्लो नहीं करेगी। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पर अब फ्यूज़ ब्रेक हो गई है यानी वायर ब्रेक हो गई है तो ये करंट आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए यूजुअली फ्यूज़र्स एक फिक्स पर्टिकुलर करंट को ही अलो करते हैं। यूजुअली 5 एम्पियर का एक होता है, 15 एम्पियर का एक होता है। सो इसीलिए अगर 5 एम्पियर का डिवाइसेस को कनेक्शन है तो 5 एम्पियर से ज़रा भी ज़्यादा करंट पर ये मेल्ट कर जाएगा और हमारे डिवाइस को सेफ रखेगा। सो इस प्रकार ये हमारे घर की सेफ्टी करता है। ओके, आई होप ये क्लियर है। सो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पावर इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है इन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में। देखिए सपोज़ उसी एग्जांपल में 3 एम्पियर्स का करंट यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए हमें 5 जूल्स का काम करना पड़ रहा है एक कूलम चार्ज के लिए, यानी कि इसे हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। 3 एम्पियर यानी 3 कूलोम्ब पर सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में 3 कूलम चार्ज मूव कर रहे हैं। एक कूलम चार्ज के लिए 5 जूल्स की एनर्जी। सो हम ये कह सकते हैं कि एक सेकेंड में टोटल एनर्जी होगा V इंटू आई, दैट इज़ 5 इंटू 3। अब ये V इंटू आई कैसे है ना, सो हम इसे आराम से डिराइव कर सकते हैं। देखिए सिंपल यूनिटरी मेथड की मदद से भी हम इसे कर सकते हैं। हाँ, सो 3 एम्पियर इज़ नथिंग बट 3 कूलोम्स पर सेकेंड, 3 कूलोम्स पर सेकेंड, और 5 जूल्स पर कूलम हमें लगाना पड़ता है यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। यानी कि कुछ इस तरह से ले जाने के लिए हमें 5 जूल्स का काम करना पड़ता है एक चार्ज के लिए। सो देखिए आप सिंपल यूनिटरी मेथड पर आ जाते हैं। देखिए हाँ, सो 3 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। एक कूलम चार्ज के लिए 5 जूल्स का एनर्जी स्पेंड करना पड़ रहा है एक सेकेंड में। ये सब हम बात कर रहे हैं एक सेकेंड में, क्योंकि एक सेकेंड में 3 कूलम पार कर रहे हैं। सो 3 कूलम के लिए हम कह सकते हैं 3 इंटू 5, यानी कि हमने किया ये 3 इज़ नथिंग बट करंट, 5 इज़ नथिंग बट वोल्टेज, यानी V इंटू आई। यही हमने देख लिया कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब, यानी कि यही बन जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला, P इज़ इक्वल्स टू वी आई। अगर आपको याद हो तो हमने हीटिंग इफ़ेक्ट में देखा था कि हीटिंग इफ़ेक्ट का एक फॉर्मूला ये निकल कर आया था हमारा H इज़ इक्वल्स टू वी आई टी। और अभी अभी हमने देखा कि H इज़ इक्वल्स टू वी आई टी ये हमारा निकल कर आया था, और पावर हमारा अभी अभी आया वी आई। यानी कि अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट हीट पर यूनिट टाइम। ये तो हमारा डेफिनेशन से भी निकल कर आ जाता था। सो हीट पर यूनिट टाइम इज़ नथिंग बट करंट, सॉरी पावर। ओके, पावर को हम वैट्स में मेजर करते हैं। वैट्स सिंबल है W,
सो देखिए हीट के 3 फार्मूला निकल कर आए थे, आप तीनों को भी पुट कर देख लीजिए, फार्मूला पावर का आ जाएगा। ओके देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए अब आप P इज इक्वल्स टू वी आई, ये तो हमने अभी देख लिया सर्किट में, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि H आई स्क्वायर आर टी था, सो डिवाइडेड बाई टी कर देंगे, टी कैंसल और आई स्क्वायर आर। और नेक्स्ट वी स्क्वायर बाई आर, देखिए वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी था, हमने डिवाइडेड बाई टी किया, टी कैंसल, वी स्क्वायर बाई आर। सो आई होप ये तीनों फॉर्मूला आपको क्लियर हो गए हैं। हाँ सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो होता है वैट्स, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, और 1 वाट यानी 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर इस फार्मूला की मदद से, जो हमने यूनिटरी मेथड से अभी अभी डिराइव किया। और एक बात, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को देखा होगा। ओके जब भी आप कंज्यूम करते हैं एनर्जी फॉर द योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, और उस बिल में 1 यूनिट के लिए इतने पैसे ऐसा फिक्स होता है ना। सो 1 यूनिट यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ 1 यूनिट इन दैट बिल? सो 1 यूनिट यानी 1 किलो वाट पर हावर। ओके इसे हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, यानी कि घर में इस्तेमाल होने वाले पावर को हम किलो वैट्स में मेजर करते हैं, 1 सेकेंड के लिए नहीं बल्कि 1 हावर के लिए। सो ये था 1 यूनिट। 1 यूनिट इज़ नथिंग बट 1 किलो वैट हावर। जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो देख लेते हैं। हाँ सो सबसे पहले हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़ लिया। ओके जूल्स लॉ कहता है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी, इसकी मदद से हमने H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी निकाला। उसके बाद हमने इस सर्किट की मदद से उसे विजुअलाइज करने की कोशिश की, और हमने बल्ब, आयरन और फ्यूज़ के बारे में देखा, और इलेक्ट्रिक पावर को डिस्कस किया और उसे विजुअलाइज भी किया इन दिस सिंपल सर्किट। और यूनिटरी मेथड की मदद से हमने देख लिया कि किस तरह ये फार्मूलेस हमारे निकल कर आते हैं। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो कमर्शियल यूनिट, इसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स के करते वक्त अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि 1 यूनिट इज़ इक्वल्स टू 1 किलो वैट। किलो वैट 1 किलो यानी आपको मालूम है 1000 वैट्स पर हावर, यानी कि 3600 सेकेंड्स। ओके सो 1000 वैट पर 3600 सेकेंड्स, इसे हम कहते हैं 1 यूनिट। अगर आप 3600 सेकेंड में इतना वैट्स पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो तब आपको एक फ़िक्स अमाउंट पे करना पड़ता है। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया। सो ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल VBV स्टडीज़ को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है तो। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।